चलिए इस सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे वो स्पेशल केसेस जहां पर कैपिटल गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको स्पेसिफिकली बताया गया है। तो अभी तक हमने देखा था इन केस ऑफ अर्थक्वेक, इन केस ऑफ फ्लड, अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन आप कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आप किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आप कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल केस की, जहां पर बेसिकली बताया गया है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो कि पार्टनर है इन एक्स वाई जेड एंड कंपनी। तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मिस्टर एक्स क्या है, पार्टनर है। तो जनरली आपको पता है जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इन पार्टनरशिप फर्म। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए वो, मान लीजिए उनके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होती है। मान लीजिए गोल्ड है और वो गोल्ड उन्होंने एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो उस गोल्ड को एक्स वाई जेड एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ले आते हैं और एक्स वाई जेड एंड कंपनी इस गोल्ड के लिए जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है, वो गोल्ड को एज ए एसेट रिकॉर्ड करती है। मान लीजिए 10 लाख रुपीस का गोल्ड है और इतनी ही अमाउंट पार्टनर कैपिटल्स के नाम से रिकॉर्ड करती है। तो दैट मीन्स कि 10 लाख रुपीस की कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है बाय मिस्टर एक्स। हालांकि वो कैश या बैंक के जरिए नहीं की गई है, यहां पर क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, 10 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू जो है वो कंट्रीब्यूट की गई है। तो ऐसे में कहा गया कि मिस्टर एक्स ने ये जो गोल्ड एक्स वाई जेड एंड कंपनी में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी क्या माना जाएगा, वो ट्रांसफर माना जाएगा। तो जनरली मैंने आपको बताया था, आप लोग सेल को ही ट्रांसफर समझते हैं, सेल को ही आप जो है कैपिटल गेन के तहत मानते हैं कि उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर सेल नहीं होगी, उसके बावजूद भी वो ट्रांसफर माने जाएंगे एंड इन दैट सिचुएशन कैपिटल गेन अराइज होगा और कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब ये ट्रांसफर माना जाएगा, सिंस इट इज ए ट्रांसफर। तो ऐसे में मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर ये गोल्ड जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको पता है, गोल्ड के केस में 36 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें चेक करनी होती है। अगर गोल्ड को मिस्टर एक्स के द्वारा 36 मंथ्स या उससे 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया गया है, तो ऐसे में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। और अगर 36 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड किया गया है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। तो ऐसे में सबसे पहले बात आएगी कि फुल वैल्यू कंसीडरेशन क्या माना जाएगा। फुल वैल्यू कंसीडरेशन क्या माना जाएगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, क्योंकि यहां पर कोई सेल तो हुई नहीं है जो आप सेल प्राइस को फुल वैल्यू कंसीडरेशन ट्रीट करेंगे। यहां पर ट्रांसफर किया गया है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे में कहा गया कि जितनी कैपिटल इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्ड की जाएगी उस पार्टनर्स के लिए, वो आपका फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा। तो दैट मींस 10 लाख रुपीस यहां पर क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, साथ ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कोई है तो वो आप लेस करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे और माइनस करेंगे आप सेलिंग एक्सपेंसेस। और ये सब लेस करने के बाद आपका जो भी गेन होगा, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर पीरियड ऑफ होल्डिंग कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये सब बातें बताई गई है सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के अंदर। द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन टू ए फर्म और अदर
association of person or body of individual in which he is or becomes a partner or member by way of capital contribution or otherwise shall be chargeable to tax on his income the previous year in which such transfer took place. तो जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल में ही चार्जेबल होगा कैपिटल गेन, उसी साल में कैलकुलेट किया जाएगा, उसी साल में कैपिटल गेन टैक्स पे किया जाएगा. एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 हमें बताता है मैनर ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the firm, association of person or body of individual as the value of the capital asset shall be deemed to be the value of full value consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं जो पार्टनरशिप फर्म एक्स एंड कंपनी फॉर्म करते हैं 1/1/2020 को. मिस्टर जेड joins the firm, मिस्टर जेड उसको ज्वाइन करते हैं, तीसरे पार्टनर है, एंड ब्रिंग्स शेयर्स इन ए कंपनी एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो मिस्टर जेड क्या लेकर आते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स, और वो एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 1 जनवरी 2020 इज 5 लाख. फेयर मार्केट वैल्यू उन शेयर्स की है 1 जनवरी 2020 को 5 लाख रुपए, लेकिन अमाउंट क्रेडिटेड इन मिस्टर जेड अकाउंट इन द फर्म इज 4 लाख रुपीज. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है वो 4 लाख रुपीज की जाती है. Assuming the cost of acquisition in 6/7 of the shares are 48,000, find out the amount of chargeable capital gain for the assessment year 2021. तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन ली जाएगी अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू. तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप याद रखेंगे कि यहां पर इस केस के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है उसमें जो कैपिटल रिकॉर्ड की गई है उस पार्टनर के लिए जो कैपिटल एसेट लेकर आता है वो अमाउंट जो रिकॉर्डेड है वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी. यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी 4 लाख रुपीज, ना कि 5 लाख रुपीज. सेकेंडली 2006-7 में ये जो शेयर्स है ये एक्वायर किए गए थे और 1 जनवरी 2020 को पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किए गए हैं. तो आपको पता है अगर लिस्टेड शेयर्स है तो 12 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना होता है, अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो आप 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं. तो यहाँ पर यह जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. 2006-7 में एक्वायर की गई थी, परचेज की गई थी, ट्रांसफर की गई है 2020-21 के अंदर. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. इस पर हमें क्या करना होगा, इंडेक्सेशन करना होगा. तो 48,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसको आप डिवाइड करेंगे फ्रॉम द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड. तो उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2006-7 का, वो आपका है 122. और जिस साल में आपने ट्रांसफर की है 2019-20 में ट्रांसफर की गई है, तो ऐसे में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका 289 है, और आपकी कैलकुलेशन आ जाती है 1,13,704 रुपए 92 पैसे. तो इस तरह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 2,86,295 रुपीज 8 पैसे. So if any person has transferred any capital asset to the partnership firm or body of individual or association of person as a partner or as a member, it will be considered to be transfer and capital gain shall be computed in the year in which capital asset has been transferred, and full value of consideration shall be amount recorded in the books of the firm. Market value shall not be taken into consideration. तो ये बेसिकली स्पेशल केस था जहां पर बताया गया था कि आप किस तरह कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है. तो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को अपने इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे. आफ्टर दैट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काफी देखने को मिलेगा, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड.
तो आप बहुत बार देखते हैं कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत बार जो है आपकी लैंड एक्वायर कर लेती है किसी प्रोजेक्ट की वजह से। तो ऐसे में आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। तो उस कंपनसेशन के रिगार्डिंग आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताया गया है सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 के अंदर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को ओवर रूल किया गया है। किस लिए? सबसेक्शन 1 कहता है जिस साल में ट्रांसफर करोगे उसी साल में कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, उसी साल में कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन हम देखेंगे सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 के अंदर बताया गया जिस साल में आप अमाउंट रिसीव करेंगे उस साल में आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसलिए सबसेक्शन 1 को ओवर रूल किया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, कि सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा गया है उसको हम नहीं मानेंगे। वेयर द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग ए ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, or a transfer the consideration for which was determined or approved by the central government or Reserve Bank of India, and the compensation or the consideration for such transfer is enhanced or further enhanced by any court, tribunal or other authority, the capital gain shall be dealt with the following manner। तो क्या मैनर बताया गया कि जब आपकी लैंड एक्वायर की जाएगी तो उस लैंड एक्वायर करने के बदले में आपको क्या दिया जाएगा? कंसीडरेशन दिया जाएगा। और जिस साल में आपको वो कंसीडरेशन रिसीव होगा उस साल में आपको टैक्स पे करना हो। अब मान लीजिए कोई लैंड एक्वायर की गई जिसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपीस, उसका जो कंसीडरेशन फिक्स किया गया, उसका जो कंपनसेशन फिक्स किया गया, वो फिक्स किया गया 50 लाख रुपीस। और उस 50 लाख रुपीस में से आपको अमाउंट पे की गई 10 लाख रुपीस। तो ऐसे में कहा गया कि जब भी आपको कंसीडरेशन रिसीव होगा या पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव होगा, आपका फुल कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा। द कैपिटल गेन कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द कंपनसेशन awarded in the first instance, or as the case may be, the consideration determined or approved in the first instance by the central government or Reserve Bank of India shall be chargeable as income under the head capital gain of the previous year in which such compensation or part thereof or such consideration or part thereof was first received। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपलसरी एक्विजिशन की गई, कंपलसरी एक्वायरमेंट की गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इसका जो कंसीडरेशन रिसीव हुआ मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 में फर्स्ट टाइम इसका कंसीडरेशन रिसीव हुआ। तो कहा गया कि इस साल में आपको उस पर टैक्स पे करना होगा जिस साल में आपको कंसीडरेशन या फिर पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव होता है। उसके बाद कहा गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है तो जिन लोगों की लैंड एक्वायर की जाती है वो लोग कोर्ट केसेस करते हैं, और उस सिचुएशन में हो सकता है कि जो कंपनसेशन है या जो कंसीडरेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है। पहले आपकी लैंड के लिए आपको 35 लाख रुपीस पे किए जा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद कोर्ट का डिसीजन आता है और वो इनहांस कर 50 लाख रुपीस कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो 15 लाख रुपीस का डिफरेंस है, 15 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, इसको कहा जाता है इनहांस्ड कंपनसेशन। तो इनहांस्ड कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो ऐसे में जिस साल में आपको इनहांस्ड कंपनसेशन रिसीव होगा उसी साल में टैक्सेबल होगा। तो द अमाउंट बाय विच the compensation or consideration is enhanced or further enhanced by the court shall be deemed to be the income, chargeable income under the head capital gain of the previous year in which such amount is received by the assessor। अब कुछ लोगों को लगता है सर दोनों में, दोनों पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों में एक ही बात लिखी गई है, तो अलग अलग लिखने का क्या मतलब?
सर दोनों में अलग अलग बात लिखी गई है, एक बात नहीं लिखी गई है। पहली पॉइंट्स के अंदर बात की गई है कंसीडरेशन के बारे में, कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है और इन केस आपका कंसीडरेशन हो जाता है मान लीजिए 50 लाख रुपीस, और 50 लाख रुपीस आपको उस साल नहीं मिलते हैं जिस साल एक्वायरमेंट की गई है, जिस साल सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपकी जमीन ली है, उस साल आपको मान लीजिए कंसीडरेशन नहीं दिया जाता, तो उस साल आपका कंसीडरेशन टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। आपको टैक्स पे करना है जिस साल आपको कंसीडरेशन रिसीव होगा या फिर पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव होगा। तो मान लीजिए अगले साल आपको 50 लाख रुपए पूरे मिल गए, तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा और टैक्स पे करना होगा अगले साल। लेकिन मान लीजिए आपको 50 लाख रुपीज में से सिर्फ 10 लाख रुपीज मिले, तो भी आपको 50 लाख रुपए के फुल वैल्यू कंसीडरेशन लेते हुए आपको पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा और पूरे कैपिटल गेन पर ही टैक्स देना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि जितनी अमाउंट आपको रिसीव होगी प्रोपोर्शनेटली आप उतना टैक्स पे करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि एक बार जब आपको अमाउंट मिल जाएगी, भले ही वो पार्ट पेमेंट है, भले ही वो फुल पेमेंट है, आपको टैक्स पे करना होगा। जबकि पॉइंट नंबर बी में कहा गया है कि अगर आपका कंसीडरेशन किसी कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा इनहांस कर दिया जाता है, तो जिस साल में आपको ये इनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस साल में ही टैक्सेबल होगा। तो दैट मींस जितना रिसीव होगा उतना ही टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आपका इनहांस कंपनसेशन है 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कहा कि आपको 10 लाख रुपए और मिलेंगे। आपको पहले साल मिलते हैं 3 लाख रुपए, अगले साल मिलते हैं 2 लाख रुपए, उससे अगले साल मिलते हैं 5 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, पहले साल जो है 3 लाख रुपए पर टैक्स देंगे, अगले साल 2 लाख रुपए पर टैक्स देंगे, उससे अगले साल 5 लाख रुपए पर टैक्स देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर पार्ट पेमेंट जो रिसीव हो रही है, तो प्रोपोर्शनेटली टैक्स नहीं, प्रोपोर्शनेटली टैक्स दैट मीन्स जितना आपको रिसीव होगा उसी अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा, आपको फुल इनहांस्ड कंपनसेशन पर टैक्स पे नहीं करना होगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। Provided that any amount of compensation received in pursuance of an interim order of a court, tribunal, or other authority shall be deemed to be the income chargeable under the head capital gain of previous year in which such final order of court, tribunal, or any authority is made. तो बहुत बार क्या होता है, एक इंटरिम ऑर्डर आ जाता है जिसे माध्यमिक ऑर्डर भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि आपकी जो केस है उसको कंक्लूड नहीं किया गया है, फाइनल नहीं किया गया है, इंटरिम ऑर्डर आपको दे दिया गया है। तो ऐसे में कहा गया कि जब आपका फाइनल ऑर्डर आएगा जिस साल में, तो जो कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर की वजह से आपको रिसीव हुआ है वो आपका उस साल में टैक्सेबल होगा जब आपका फाइनल ऑर्डर कंक्लूड होगा, फाइनल ऑर्डर आपका आ जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परजुएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर of a court, tribunal, or authority shall be deemed to be the income of the previous year in which such final order of the court is made. तो बहुत बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आपकी लैंड एक्वायर कर ली, आपने केस कर दिया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि अभी के लिए गवर्नमेंट आपको जो है इतने रुपए पे करेगी, और आपकी अभी फाइनल हियरिंग्स बाकी है, अभी आपका केस कंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहां पर कहा गया कि अगर इंटरिम ऑर्डर की वजह से कोई अमाउंट दी जा रही है तो वो उस साल में टैक्सेबल होगी जब आपका फाइनल ऑर्डर किया जाएगा। Where in the assessment for any year the capital gain arising from the transfer of a capital asset is computed by taking the compensation or consideration referred to in clause A, or as the case may be enhanced compensation or consideration referred to in B, and subsequently such compensation or consideration is reduced by any court, tribunal, such assessed capital gain of that year shall be recomputed by taking the compensation or consideration so as reduced by the court. तो इनिशियली क्या हुआ, कोर्ट ने आपका जो कंपनसेशन है वो मान लीजिए 60 लाख रुपीस अनाउंस कर दिया, और आपको 60 लाख रुपीस के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, टैक्स पे कर दिया। अब गवर्नमेंट ने केस फाइल किया और आपके कंपनसेशन को कम कर दिया गया, मान लीजिए 50 लाख रुपए। तो अब ये जो 10 लाख रुपए पर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, ये आपका रिकम्प्यूट किया जाएगा, और अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया है तो वो आपको रिफंड किया जाएगा।
फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इन रिलेशन टू द अमाउंट रेफर टू इन क्लोज बी। तो हम बात कर रहे हैं क्लोज ए की और क्लोज बी की। क्लोज ए बात करता है कंसीडरेशन की और क्लोज बी बात करता है इनहांस्ड कंसीडरेशन की, इनहांस कंसीडरेशन की। तो मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपीज की और गवर्नमेंट ने उसके लिए कंसीडरेशन फिक्स किया 30 लाख रुपीज। तो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन हो जाती है 30 लाख रुपीज और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है 10 लाख रुपीज। अब आपने क्या किया, केस फाइल कर दिया और इनहांस्ड कंपनसेशन गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा 10 लाख रुपीज का जो है, मान लीजिए 12 लाख रुपीज का जो है फिक्स कर दिया गया। तो अब आप इस 30 लाख रुपीज के लिए अपनी सारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्ट कर चुके हैं। तो अब इस 12 लाख रुपीज के लिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो नील मानी जाएगी। इसके लिए कोई अमाउंट आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 10 लाख रुपीज ऑलरेडी आप 30 लाख रुपीज के कंसीडरेशन के अगेंस्ट एडजस्ट कर चुके हैं। तो इन रिलेशन टू द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लोज बी मींस इनहांस्ड कंपनसेशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नील होगी और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील होगी। उसके बाद where by reason of the death of the person who has made the transfer or any other reason the enhanced compensation or consideration is received by other person। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति की लैंड एक्वायर की गई उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे में किसी और व्यक्ति को वो कंपनसेशन दिया जाता है, तो और व्यक्ति के हाथ में भी वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ही टैक्सेबल होगी, ना कि अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति की लैंड ट्रांसफर की गई, एक्वायर की गई, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को वो कंपनसेशन या कंसिडरेशन मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ही टैक्सेबल होगा इन हैंड ऑफ दैट पर्सन। एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल सके। तो मिस्टर एक्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1946। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू दी एज, ये क्या है, सीनियर सिटीजन। जिनकी भी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा हो जाती है वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं अंडर इनकम टैक्स लॉ। इन्होंने एक हाउस खरीदा था, घर खरीदा था 1 अप्रैल 1995 को, जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख। तो अगर आपको ध्यान है 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई एसेट आप परचेज करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपके पास ऑप्शन होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, जो है वो आप ले सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। एंड इनकर्ड 2 लाख रुपीज ऑन इट्स इंप्रूवमेंट ऑन 1 अक्टूबर 1998। 1 अक्टूबर 1998 को उन्होंने उसकी इंप्रूवमेंट पर 2 लाख रुपए खर्च की। आपको ध्यान होगा 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो कंसीडर नहीं की जाती है। आगे, इट्स मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज रुपीज 3 लाख। तो 3 लाख रुपए की जो है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 लाख रुपीज और फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपीज। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 4 लाख रुपीज क्या कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस हाउस वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये जो घर है, ये हाउस जो है इसको एक्वायर कर लिया 1 अक्टूबर 2013 को। 1 अक्टूबर 2013 को घर एक्वायर किया गया है। तो जनरली आप देखेंगे जब गवर्नमेंट एक्वायरमेंट करती है तो उसके 2 साल 3 साल बाद जाकर आपका कंसीडरेशन आता है और कंपनसेशन फिक्स किया गया 50 लाख रुपए। जो कंसीडरेशन फिक्स किया गया वो 50 लाख रुपए फिक्स किया गया। एंड द गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द कंपनसेशन ऑन 1 अक्टूबर 2019। सन 2013 में एक्वायरमेंट की गई, सन 2019 में आधा कंसीडरेशन पे किया गया। तो जिस साल में आधा कंसीडरेशन पे किया गया उसी साल में पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और उस पर टैक्स पे करना होगा। एंड बैलेंस हाफ ऑन 1 अक्टूबर 2020। आधा जो दिया गया वो अगले साल दिया गया 1 अक्टूबर 2020 को। द एसएससी हैज फाइल्ड एन अपील फॉर इंक्रीजिंग द कंपनसेशन। जो एसएससी है, टैक्स पेयर है, उसने जो है केस कर दिया
केस फाइल किया कि जो कंपनसेशन है उसको इनहांस किया जाए। तो ऐसे में ऑर्डर किया गया कि द कोर्ट हैज गिवन डिसीजन ऑन 31 मार्च 2021 डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू पे एडिशनल कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख। 31 मार्च 2021 को ऑर्डर किया गया है और पेमेंट की गई है 1/4/2022 को। कौन सी पेमेंट? जो एडिशनल 5 लाख रुपीस का इनहांस्ड कंपनसेशन है उसकी। एंड द बैलेंस हाफ ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2020 को हाफ पेमेंट की गई और 1 अप्रैल 2023 को बाकी की जो हाफ पेमेंट है इनहांस्ड कंपनसेशन के रिगार्डिंग वो की गई। ही हैज इन्वेस्टेड 72,000 इन एनएससी। 72,000 रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं, जो सेक्शन 80C के तहत एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। इन प्रीवियस ईयर 1920 कंप्यूट एसएससी टैक्स लायबिलिटी। हमें क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है कि कितना टैक्स मिस्टर एक्स के द्वारा पे किया जाएगा। तो चलिए पहले तो हम जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर 2000 प्रीवियस ईयर 2019-20। क्यों? क्योंकि हमें जो 25 लाख रुपए रिसीव हुए हैं वो रिसीव हुए हैं 1 अक्टूबर 2019 को। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में हमें यह अमाउंट मिली है। तो इस साल हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी? 50 लाख रुपीस, जो कंसिडरेशन फिक्स किया गया है बाय द गवर्नमेंट। लेस करेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग के केस में 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 24 महीने से ज्यादा समय के लिए होल्ड किया गया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सेशन किया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर परचेज की गई है तो ऐसे में कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट हमारी 4 लाख रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट को ही जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, दैट इज 4 लाख रुपीस। अब आप क्या करेंगे? इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन कौन सा? डिवाइड करेंगे आप 2001 और 2। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है, तो जो इंडेक्सेशन CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो अप्लाई होगा वो सन 2001 सन 2002 वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इंडेक्स रहेगा 100 और मल्टीप्लाई करेंगे आप उस इंडेक्सेशन से, उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल में वो लैंड वो हाउस एक्वायर किया गया। तो यहां पर इंडेक्सेशन ऑफ 2013-14 आप अप्लाई करेंगे। इंडेक्सेशन आप 13-14 का अप्लाई करेंगे, लेकिन टैक्सेबल होगा जिस साल में रिसीव हुआ है। तो यहां पर हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है 8,80,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कंसीडर नहीं की जाती। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 41,20,000 रुपए। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 41,20,000 रुपए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था सेक्शन 112 और 112A के तहत जो भी कैपिटल गेन होते हैं उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। उसके अलावा आपकी टोटल इनकम आ जाती है 41,20,000 रुपए। लेकिन हमने एक बेनिफिट ऑफ स्लैब का कॉन्सेप्ट किया था। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए की आपको स्लैब मिलती है, तो दैट मींस 3 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है 38,20,000 रुपए, उस पर आपको 20% के अकॉर्डिंग 7,64,000 रुपीज का क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा। टोटल इनकम 50 लाख से कम है, तो ऐसे में सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी। टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% 30,560 रुपए आ जाता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाती है 7,94,560 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2020-21। अब हम बात करते हैं इनहांस्ड कंपनसेशन की। इनहांस्ड कंपनसेशन अनाउंस किया गया 31/3/2021 को, लेकिन फर्स्ट टाइम जब रिसीव हुआ वो हुआ 1/4/2022 को। हाफ अमाउंट दैट इज 2,50,000। तो 2,50,000 रुपए आपका जो है प्रीवियस ईयर 2022-23 में टैक्सेबल होगा, और जो 1 अप्रैल 2023 को 2,50,000 रुपए मिले वो आपके प्रीवियस ईयर 2023-24 में टैक्सेबल होंगे। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर बात है कंसीडरेशन की, बात है कंपनसेशन की, तो जिस साल में आपको
कंसिडरेशन या कंपनसेशन रिसीव होता है या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव होता है, आपको टैक्स उस साल में पे करना होगा। इनहांस्ड कंपनसेशन जब जब आपको मिलेगा, जैसे जैसे मिलेगा आप उसको टैक्स करेंगे, उस पर टैक्स पे करें। तो इनहांस्ड कंपनसेशन, if the compensation is enhanced by the court etc, such enhanced compensation shall be the capital gain of the year in which such enhanced compensation is received. The cost of acquisition and cost of improvement shall be nil in case of enhanced compensation. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कंपल्सरी एक्विजिशन के केसेस में आप जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अगर कोई लैंड एक्वायर करती है तो जनरली वो टैक्स फ्री होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर करती है अगर वो कैपिटल एसेट के दायरे में है तो वो आपके केस में जो है कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा बहुत बार होता है गवर्नमेंट जो आपको कंपनसेशन देती है या इनहांस्ड कंपनसेशन देती है, बहुत बार वो डिले हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कंसिडरेशन और इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो वहां पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन या फिर कंसिडरेशन, तो इन दैट सिचुएशन वो कैसे टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट एक और स्पेशल केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो बात करता है इन केस ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट्स। पहले एक एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो जनरली आप बहुत बार देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास लैंड होती है, जमीन होती है, और एक डेवलपर होता है जो बेसिकली उस लैंड को डेवलप करता है, उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करता है। और जो कंस्ट्रक्टेड लैंड है, जो डेवलप्ड लैंड है, दैट मींस उस लैंड पर डेवलपमेंट करने के बाद जो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग में से कुछ शेयर उस लैंड ओनर को दे दिया जाता है। और बहुत बार कुछ कैश या बैंक के जरिए कुछ अमाउंट भी पे कर दी जाती है टू दिस इंडिविजुअल। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये केस बहुत बार देखने को मिलेगा कि एक लैंड ओनर है जिसके पास लैंड है, जमीन है, लेकिन उसके पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है, एक रियल एस्टेट डेवलपर से कोलैबोरेशन करता है, उसके साथ एक जॉइंट एग्रीमेंट करता है, जिस पर वो डेवलपर क्या करता है, उस लैंड पर डेवलपमेंट करता है। मान लीजिए इस लैंड पर जो है 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई, 6 मंजिला, उसमें से 2 स्टोरी, 2 मंजिला जो है वो लैंड ओनर को दे दी गई, और जो 4 स्टोरी है वो डेवलपर के पास रखी गई। डेवलपर ने उनको सेल किया और उस कंसिडरेशन को रिसीव किया। तो इस सिचुएशन में जो लैंड ओनर है, यह माना जाएगा उसने लैंड ट्रांसफर की है, यह माना जाएगा उसने यह लैंड ट्रांसफर की है टू दी डेवलपर। लेकिन जो टैक्स पे करना होगा उस साल में पे करना होगा जिस साल में ये जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट होकर जो है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा, उस साल में उस पर टैक्स पे करना होगा बाय द लैंड ओनर। तो यहां पर कहा गया notwithstanding anything contained in subsection 1 where the capital gain arise to an assessee being an individual or a Hindu undivided family। तो बेसिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही यह सेक्शन जो है अप्लाई होगा। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और जो ट्रांसफर किया गया है तो कैपिटल एसेट है, वो लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर लैंड और बिल्डिंग है, अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। तो एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है। द कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स as income of the previous year in which the certificate of completion for the whole or part of the project is issued by the competent authority। तो जो भी competent authority होगी, that means जो authority completion certificate issue करती है उस प्रोजेक्ट के लिए, and for the purpose of section 48 the stamp duty value on the date of issue of the said certificate of his share being land or building or both in project as increased by the consideration received in cash
shall be deemed to be the full value consideration। तो मान लीजिए ये जो 2 मंजिल ट्रांसफर की गई थी, ये 2 मंजिल जो है इनकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी, और इसके साथ ही जो कैश पेमेंट की गई है या बैंकिंग चैनल के जरिए जो पेमेंट की गई है वो भी क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस जहां पर एक लैंड ओनर है जो क्या करता है, एग्रीमेंट करता है डेवलपर के साथ, और उस डेवलपर के साथ यह एग्रीमेंट किया जाता है कि डेवलपमेंट के बदले, उस लैंड के बदले लैंड ओनर को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट में से। तो यहाँ पर 6 मंजिला इमारत बनाई गई जिसमें से 2 मंजिला जो है वो लैंड ओनर को दे दी गई। तो इस 2 मंजिला की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। और ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस डेट की ली जाएगी, जिस डेट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी बेसिकली, जैसे अगर आप जानते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, एचएस, आईआईडीसी, एचयूडीए, हुड्डा। तो ये जो है बेसिकली क्या होती है, आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती है। तो जो भी आपके केस में कंपिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेबल है उससे आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे, और उस डेट पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ लैंड ओनर। तो यह माना जाएगा यह लैंड जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर को ट्रांसफर कर दी गई है, और यह ट्रांसफर उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा। अगर मान लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही लैंड ओनर के द्वारा अपना जो शेयर है वो सेल कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो ऐसे में कहा गया कि जो नॉर्मल प्रोविजंस है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के वो आप अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई where the assessed transfer is share in the project on or before the due date of issue of the said certificate of completion। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अगर सेल कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द लैंड ओनर, तो इन दैट सिचुएशन ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कौन सा, 5A। तो इन दैट सिचुएशन आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, एंड द कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, एंड द provisions of this act other than the provision of this subsection shall apply for the purpose of determination of full value consideration। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो है वो आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। competent authority means the authority empowered to approve the building plan by or under any law for the time being force। तो जो आपकी competent authority है जो by a law जिसको कंपिटेंट किया गया है, जिसको एम्पावर्ड किया गया है, पावर दी गई है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो जो लैंड ओनर है और जो डेवलपर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। इन विच ए पर्सन ओइंग लैंड, उस एग्रीमेंट के अंदर जहां पर एक पर्सन क्या है जिसके पास लैंड है जो कि लैंड ओनर है, एग्रीज टू अलाउ अनदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति को, किसको, डेवलपर को अलाउ करता है टू डेवलप ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑन सच लैंड और बिल्डिंग, उस लैंड या बिल्डिंग पर जिसका वो ओनर है, इन कंसिडरेशन ऑफ ए शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग, और बोथ इन सच प्रोजेक्ट, या तो उसमें क्या मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा वेदर विद और विदाउट पेमेंट और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश, और हो सकता है बदले में आपको कुछ कैश अमाउंट भी मिल जाती है लैंड ओनर को। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मींस द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड बाय द एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तो जनरली आप देखते हैं जो लैंड बिल्डिंग की सेल परचेज होती है उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है अंडर द स्टेट लॉज। तो ऐसे में जो आपके स्टेट लॉज है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी है वो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करेगी और वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। बाद नेक्स्ट जो स्पेशल केस बताया गया सेक्शन 46 के अंदर कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, जो अंडर लिक्विडेशन है, दैट मींस कंपनी खत्म होने वाली है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है।
तो जो भी एसेट्स कंपनी के पास होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू द शेयर होल्डर। तो जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है उनको पे करने के बाद अगर कंपनी के पास कोई एसेट्स बचती है तो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है टू दी शेयर होल्डर और ये एसेट है कैपिटल एसेट, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और किसी शेयर होल्डर को ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो ऐसे में देखा जाए तो कंपनी के हाथ में यह ट्रांसफर माना जाना चाहिए और कंपनी के हाथ में इस पर टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि कंपनी के हाथ में यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यह माना जाएगा ट्रांसफर इन दी हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और इन शेयर्स के बदले में ही ये एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ऐसे में ये जो कैपिटल एसेट शेयर होल्डर को रिसीव हुई है, तो यहां पर भी शेयर होल्डर के पास एक कैपिटल एसेट है, वो है शेयर्स, और इन शेयर्स के बदले में ही ये एसेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए कहा गया कि notwithstanding anything contained in section 45 where the assets of a company are distributed to its shareholder on its liquidation, ये स्पेशल केस वही अप्लाई होगा जहां पर लिक्विडेशन की बात है। सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर बाय द कंपनी, यह कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यह नहीं माना जाएगा कि कंपनी ने ट्रांसफर किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45, बल्कि वेयर ए शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी receives any money or other assets from the company, he shall be chargeable to income tax under the head capital gain in respect of the money so received or the market value of the assets on the date of distribution। तो अगर कोई एसेट्स मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो, अगर कोई मनी मिली है तो मनी अमाउंट वो क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट असेस्ड एज डिविडेंड within the meaning of subclause C of clause 22 of section 2 and the sum so arrived shall be deemed to be the full value consideration for the purpose of section 48। तो यहाँ पर कहा गया है बेसिकली कि ये जो एसेट्स जो शेयर होल्डर को मिली है यह मानी जाएगी फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, और जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन ली जाएगी। मनी अगर कोई रिसीव हुई है तो मनी अमाउंट साथ में ली जाएगी। साथ में कहा गया कि सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज सी के तहत अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कंपनी के पास 20 रुपीज के प्रॉफिट्स हैं जो एज ए डिविडेंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, और यहाँ पर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर को मिलते हैं 45 रुपीज, तो कहा गया कि जो डिविडेंड है वो यहाँ पर लेस किया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो मानी जाएगी फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो यहाँ पर कहा गया कि एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट असेस्ड एज डिविडेंड, तो जो अमाउंट एज ए डिविडेंड है वो आपकी कैपिटल गेन हेड में कंसीडर नहीं की जाएगी। Any distribution made to the shareholder of a company to the extent to which distribution is attributable to the accumulated profits of the company immediately before its liquidation। तो बिफोर लिक्विडेशन जो accumulated profit है, जो डिविडेंड का पार्ट है, वो अगर मिलता है तो वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, उसको आप लेस करें। उसके बाद एक और स्पेशल केस बताया गया जहां पर कंपनी अपने ही शेयर्स क्या करती है, बायबैक करती है। तो कंपनी मान लीजिए अपने ही शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। तो ऐसे में शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर्स वापस कंपनी को दे देता है और बदले में जो मनी है, जो एसेट्स है वो रिसीव करता है। या फिर कई बार कोई और सिक्योरिटीज उसको दे दी जाती है, शेयर्स के बदले में डिबेंचर दे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में कहा गया वेयर ए शेयर होल्डर or a holder of other specified security receives any consideration from any company for purchase of its own shares held by such shareholder, then subject to the provision of section 48, the difference between the cost of acquisition and the value of consideration received by the shareholder, as the case may be, shall be deemed to be the capital gain arising to such shareholder or the holder of the
securities as the case may be in the year in which such shares or other specified securities was purchased by the company। तो जिस साल में कंपनी के द्वारा बायबैक किए जाएंगे, वापस परचेज किए जाएंगे, उस साल में क्या माने जाएंगे, उस साल में जो है ट्रांसफर माने जाएंगे। और जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी, तो जो अमाउंट आप कंपनी से रिसीव करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस वैल्यू का आपने परचेज किया है, जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा और अकॉर्डिंगली वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच शेयर्स आर परचेज्ड बायबैक बाय द कंपनी। तो ये बेसिकली स्पेशल केसेस थे जहां पर आपको कैपिटल गेन जो है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है।